हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका इस क्लास में स्वागत है। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की इंग्लिश रीडर, जिसका चैप्टर हम लोग कंप्लीटली पढ़ चुके हैं 14, द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। वह व्यक्ति जिसने भारत को पंख दिए, अर्थात जिसकी हेल्प से या जिसके काम काज से भारत को हवाई जहाज मिले। कहने का मतलब ये, इस चैप्टर को हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, इसका हिंदी अर्थ हम लोग समझ चुके हैं। अब आज करने वाले हैं इस क्लास में इसकी एक्सरसाइज। तो वहां पर कुछ क्वेश्चन आंसर और ग्रामर फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स जो भी गिवन है, आइए उनको भी पढ़ते हैं। तो ये इस चैप्टर में क्वेश्चन है, क्वेश्चन करीब है आपके 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है। इन 7 क्वेश्चन के क्वेश्चन और आंसर हमने अलग से लिख रखे हैं, हम आपको वहां से समझाते हैं। उसके बाद आपका है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी ट्रू फॉल्स है, और वर्ड पावर में फिर आपका मैचिंग है, एक फिल इन द ब्लैंक है, और आपका फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चन है। केवल आपका जो मेन इसमें है, ये आपके 7 क्वेश्चन है, उनके आपको आंसर लिखने हमने बड़ा शॉर्ट में लिखे हैं। आप डिटेल में भी लिख सकते हैं, ठीक। तो अभी आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, डिटेल में भी लिख सकते हैं, बात समझ में आनी चाहिए। तो देखते हैं हमें किस प्रकार से इन क्वेश्चंस के आंसर देने। हाँ, तो समझते देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है इसमें, भाट वाज द नेम ऑफ द जेआरडीज पेरेंट एंड विच कंट्री डिड दे बिलोंग टू। यहाँ हमसे ये पूछा गया है कि जेआरडी रतन जी टाटा, जो आपके जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा थे, इनके पिताजी कौन थे, यानी पेरेंट भी माता पिता कौन थे, और वो किस किस देश से ताल्लुक रखते थे, यानी किस देश के उनके पिता थे और किस देश की उनकी माँ थी, आपको ये बताना है। तो एक ही बार में दोनों चीज आपको पता चल जाएंगे। हिज फादर रतन जी, देखो नाम आ गया, हिज फादर रतन जी दादा भाई टाटा, ये इनके पिताजी का नाम हो गया। बाज पारसी, ये पार्सियन थे, ठीक है। तो ये उनका देश से संबंधित हो गया, पारसी थे। एंड मदर सुजैन ब्रियर, और माँ सुजैन ब्रियर कौन थी, माँ का नाम था सुजैन ब्रियर, ये फ्रेंच थी, ठीक है। तो ये आपके पारसी बोले जाते हैं, जो आपके पर्शियन होते हैं पारसी बोले जाते हैं। तो ये आप ये क्वेश्चन फर्स्ट के आंसर में इसको लिखेंगे। आइए समझते हैं सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन से कहा गया, नेम द एविएशन सर्विस सेटअप बाय जेआरडी। जेआरडी यानी जहांगीर रतन दादा भाई टाटा ने कौन सी एविएशन सर्विस सेटअप की थी, उसका नाम लिखना केवल। तो आप केवल नाम लिख दीजिएगा, टाटा एविएशन सर्विस। टाटा एविएशन सर्विस का सेटअप किया था जेआरडी ने। क्वेश्चन 3 है, भाई डिड ही नॉट हैव ए कॉलेज डिग्री। उनके पास कोई कॉलेज डिग्री होने की जरूरत क्यों नहीं थी, भाई डिड ही ने। तो ये क्या था, आप इसमें ये लिखेंगे, उनके पिताजी का ये मानना था कि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास कॉलेज की डिग्री हो, अर्थात आप बहुत पढ़े लिखे हो। जीवन में सफल होने के लिए, बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़ी बड़ी डिग्री, कॉलेज की डिग्री हो, ठीक है। तो भाई डिड ही नॉट हैव ए कॉलेज डिग्री, उनके पास कोई कॉलेज डिग्री क्यों नहीं थी, क्योंकि उनके पिताजी ने उन्हें लौटा लिया था कि भैया आप लौट आओ, कोई ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं, आप काम देखो आगे यहाँ बॉम्बे में जो टाटा स्टील प्लांट है। तो अब देखो यहाँ लिखना क्या, हिज फादर डिड नॉट कंसीडर ए कॉलेज डिग्री नेसेसरी टू सक्सेस इन लाइफ, क्योंकि उनके पिताजी का ऐसा मानना था कि जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो किसी कॉलेज डिग्री की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए फिर उन्होंने ज्यादा आगे पढ़ाई नहीं की, इसीलिए उनके पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं थी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिएगा 4 क्वेश्चन इसमें क्या गिवन है, 4 है और 5th भी है, कंप्लीटली आप समझ लेंगे 4 5th। हु बिकेम द डायरेक्टर ऑफ द टाटा सन्स एंड बोर्ड आफ्टर रतन जी डेथ। जो रतन जी दादा भाई टाटा थे, उनकी मृत्यु के बाद टाटा सन्स एंड बोर्ड का डायरेक्टर कौन बना, निर्देशक कौन बना, निदेशक जिसको कहते हैं, निदेशक डायरेक्टर। तो यही बने जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। केवल आप इतना लिख दीजिएगा, और डिटेल में लिखना चाहते हो तो फिर आप यहां से लिख देंगे, द डायरेक्टर ऑफ द टाटा सन्स एंड कंपनी बोर्ड आफ्टर दादा रतन जी डेथ इज जेआरडी टाटा। इतना लंबा ना लिखने की जरूरत कि आप पॉइंट टू पॉइंट ही जवाब भी दे सकते हैं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन हमसे पूछा गया, भाई बात जेआरडी अवार्डेड द भारत रत्न से इनको क्यों सम्मानित किया गया। देखो, भारत रत्न से सम्मान होने की बहुत सी वजह थी। एक तो बहुत बड़ी कंपनी इनके पास थी, बहुत से लोगों को ये रोजगार देते थे। रोजगार भी कैसा कि अपनी कमाई का जो प्रॉफिट का जो मतलब 75% तो ये अपने वर्कर्स पे खर्च कर देते थे, उनकी देखभाल में खर्च कर देते थे, और परोपकार भी बहुत करते थे, यानी जरूरतमंदों को भी देखभाल करते थे। ये एक वजह थी। दूसरा ये वजह थी, ये इनके पास मतलब ये कई चीजों में निपुण थे।
तो हमने वही लिखा हुआ JRD एक्सीड नॉट ओनली, ये केवल एविएटर ही नहीं थे, यानी एक अच्छी एविएटर ही नहीं थे, बल्कि क्या थे, परोपकारी थे, एजुकेशनिस्ट थे यानी शिक्षाविद थे, खिलाड़ी थे और कवि भी थे, और ये मूर्तिकार भी थे। तो कई इनके अंदर खूबियां थी। इन सब खूबियों को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें बहुत मतलब अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। तो ये सब जो वजह थी जिनकी वजह से इनको ये भारत रत्न सम्मान मिला था, वो आप इतना ही लिख देंगे, इसमें ये काफी है। आगे समझते हैं इसमें क्वेश्चन 6 से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, इसमें हमको गिवन है भारतीय JRD लास्ट पब्लिक स्टेटमेंट। JRD के अंतिम विचार लोगों के लिए क्या थे, यानी उन्होंने अपने जिंदगी के अंतिम शब्द भारत की जनता के लिए या जनता के लिए क्या कहे, पब्लिक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। JRD लास्ट मेजर पब्लिक स्टेटमेंट वाज, उनका अंतिम लोगों के लिए क्या कहना था, उन्होंने लोगों से ये अपील की, इंडियंस भारतीय लोगों से ये अपील की, टू मेंटेन पीस, कि किसी भी सूरत में आप शांति बनाए रखें। मेन शब्द क्या था उनका, पीस था, ठीक है। तो ये यहाँ के लोगों से उन्होंने अपील की इस बात की कि आपको किसी भी सूरत में किसी भी हद तक शांति के साथ देना, यानी अपने जीवन में अपने देश में आप जहां रह रहे हैं वहां शांति और सौहार्द से रहें, ठीक। ये था क्वेश्चन 6। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। व्हाट डिफरेंट एरियाज डिड JRD एक्सेल इन, कौन कौन से वो और क्षेत्र थे जिनमें इन्हें महारत हासिल था। तो वो डिफरेंट एरिया क्या थे इनके, एक तो एविएटर थे, ये फिलेंथ्रोपिस्ट परोपकारी थे, शिक्षाविद एजुकेशनिस्ट थे, स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी थे, पोएट कवि थे, और स्कल्पचर मूर्तिकार थे। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 क्षेत्र ऐसे थे, 7 क्षेत्र जिनमें इनको महारत हासिल था, जिन क्षेत्रों में काम करने की इनको कला आती थी। तो ये थे 7 क्वेश्चन जिनके आंसर हमने, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है यहाँ पर, आंसर भी लिखा हुआ है, वो आपको हमने करके समझा दिया। आशा करता हूं आपने ये समझ पाए होंगे। अब देखते हैं इसमें बुक में हमें क्या गिवन है उसको। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको 1 2 3 3 ऑप्शन गिवन है, एक सही होगा 2 गलत होंगे। तो JRD's फादर डिड नॉट कंसीडर ए कॉलेज डिग्री नेसेसरी। JRD के पिता रतनजी दादाभाई टाटा का ये मानना था कि जीवन में सफल होने के लिए डिग्री, मतलब किस क्षेत्र में सफल होने के लिए डिग्री कोई जरूरत नहीं है। तो 2 सक्सेस इन लाइफ, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कॉलेज डिग्री कोई जरूरत नहीं। JRD रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी भारत रत्न इसे इन्हें कब मिला, 1992, 1992 इन्हें भारत रत्न मिला। इसी प्रकार से क्वेश्चन और भी है, JRD स्पेंड 75% कंपनी प्रॉफिट ऑन, अपनी कंपनी का 75% जो फायदा होता था वो किस पर खर्च करते थे, मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्री, कंपनी की देखभाल में, या पर्सनल लग्जरी, अपनी भोग विलासताओं, अपना अच्छी जीवन जीने के लिए, या लुकिंग आफ्टर द वर्कर्स एंड दोज इन नीड, अपने कर्मचारियों की देखभाल में और जो जरूरतमंद थे उनको। तो इसमें जो कहा गया था बी ऑप्शन सही होगा। तो इसमें 3 आपके एक करेक्ट ऑप्शन वाले थे। अब देखिएगा मैचिंग वर्ड वाला क्वेश्चन है, जो ए में कुछ लिखे, एंसेस्टर होते पूर्वज, एविएशन मतलब जो विमानों से रिलेटेड है, फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं परोपकारी, स्कल्पचर होते हैं मूर्तिकार, अवार्ड मीन्स होता है प्राइज। अब देखिएगा एंसेस्टर का मतलब होता है हमारे फॉर फादर यानी पूर्वज। अब इसमें किस प्रकार से नंबरिंग करेंगे आप, इस प्रकार से कर लो, ये 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, ठीक। तो 1 से ये इधर भी नंबर डाल लीजिएगा, इधर आपका 5। ये जो एंसेस्टर पूर्वज होते हैं फॉर फादर, इसकी जो कंपेयरिंग होगी 5 से होगी। एविएशन ये आपके विमानों से, साइंस ऑफ मेकिंग फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, एविएटर मीन्स हवाई जहाज बनाना, एयरक्राफ्ट बनाना, तो ये 3 से इसका मैच हो जाएगा। फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं परोपकारी, वन हु सपोर्ट द एक्टिविटीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर्स, दूसरों के कल्याण के लिए जो कार्य करते रहते हैं वो यानी परोपकारी, सीधी सी बात है। तो ये 4 से मैचिंग हो जाएगी। स्कल्पचर होते हैं मूर्तिकार, ए पर्सन हु मेक फिगर एंड ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन्स और वुड, लकड़ी या पत्थर पर कोई कुछ बना दे वो स्कल्पचर मूर्तिकार कहे जाते हैं, इसकी मैचिंग होगी 1 से। और अवार्ड मीन्स होता है प्राइज, इसकी मैचिंग होगी 2 से।
तो इस प्रकार से नंबर डाल के मैचिंग करना, ठीक। जब दूर दूर लिखे हुए हो वर्ड तो आप तीर खींच के मैचिंग कर सकते हैं, लेकिन पास पास हो तो फिर क्या होता, थोड़ा कंफ्यूजन होने लगता। अब देखिएगा इसमें लैंग्वेज प्रैक्टिस में हमें फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है। तो टू है, फ्रॉम है, इन है, इनटू और ऑन है। तो ही वाज बोर्न इन पेरिस ऑन जुलाई 29, 1994। ही वाज रिक्रूटेड इनटू, भर्ती हुए किसमें, फ्रांस की सेना में। ही वाज सेंट टू इंग्लैंड, उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। ही रिसीव्ड द भारत रत्न अवार्ड ऑन, लेकिन ऑन तो हम भर चुके हैं। यहाँ हमारे पास खाली जगह कितने, 1 2 3 4 5 6 और 5 शब्द कोई डबल भी होगा, ठीक। तो अवार्ड ऑन फ्रॉम किसके द्वारा दिया गया, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक। अब देखिएगा 2-3 क्वेश्चन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के और हैं, वो हम डायरेक्ट आपको करवाते हैं और जो भी उनके रूल्स होते हैं वो आपको वहीं हम समझा देंगे, ठीक है। इन रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। जैसे यहाँ पर यहाँ तो खैर चलो कुछ भी नहीं गिवन है, अब हमने कॉपी में लिख रखा है उसी में आप देखिएगा। जैसे ये हमको गिवन है, जैसे ही सेड आई हैव बॉर्न, ये डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है, ये देखो 2 कॉमा ऊपर इधर भी लगे इधर भी लगे, इसको इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है। किसी की कही हुई बात को आप जैसा का तैसा किसी से जाके कहें तो वो डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। आपने अपनी तरफ से उसमें अपने शब्दों में जब नहीं कहते तो डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। और किसी की कही हुई बात को जैसा तैसा आप लिखना चाहते हो तो इस प्रकार से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, ठीक। आप जब भी किताब पढ़ रहे हो वहां कोई चीज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी, इसका मतलब किसी व्यक्ति ने ये कहा है, उसमें हमने कुछ भी तोड़ मड़ोड़ के अपनी तरफ से नहीं लगाया तो वो डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी जाएगी। अब इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब है कि इस बात को अपने शब्दों में कह दें। उसने कहा ही आई हैव बॉर्न, उसने कहा मैं जीत गया। अब उसे अपने शब्दों में कैसे कहेंगे, उसने कहा कि वह जीत गया, उसने कहा कि वह जीत गया था। ही सेड, अब फिर लगाएंगे दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, ये ही बदल जाएगा, आई बदल जाएगा। ये देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा पास्ट टेंस में होनी चाहिए, तभी रिपोर्टिंग आपके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। हैव का हैड हो जाएगा, सीधी सी बात है। आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो रिपोर्टिंग वर्ब के आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। तो आई का मतलब है ही, तो यहाँ ही हो जाएगा। ही सेड दैट ही हैड वॉन, उसने कहा कि वह जीत गया। अब इसी बेस पर हमें ये करने हैं। मधु सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, देखो हमने कर दिया, आप वहां से नोट भी कर सकते हैं इस प्रकार से। जैसे मधु सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, मधु ने कहा मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत व्यस्त हूं। अब इसे अपने शब्दों में आपको कहना है। तो मधु शेड दैट, ये जैसा का तैसा लिखा जाएगा। मधु शेड, अपनी तरफ से हमने दैट लगाया। अब आई कोई लड़की है तो आई बदल जाएगा, मधु के अनुसार हम लिख देंगे शी। आप मधु भी लिख सकते हो, लेकिन मधु एक बार लिख चुके तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो मधु शेड दैट शी बाज, एम का हो जाएगा बाज वेरी बिजी, नाव का देन हो जाता है, ठीक। ये डिटेल में आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, यहाँ आपको शायद ना समझ में आए क्योंकि इसका टेंस ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था, पास्ट कंटिन्यूअस में चला गया। सीधी सी बात ये फर्स्ट पर्सन के रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं। तो आई ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, इसलिए मधु के अनुसार बदला तो शी हो गया। अब यहाँ भी देखिए ही सेड, ये आई भी, ये भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, अब इसको पास्ट इंडेफिनिट में लेकर के चलेंगे। तो ही सेड दैट, अब आई बदल गया ही के अनुसार तो ही हो जाएगा। गो का बेंट हो जाएगा सेकंड फॉर्म में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाना है। ही सेड दैट ही वेंट टू स्कूल एवरी डे, कुछ नहीं किया हमने, गो का बेंट कर दिया और आई को ही लिख दिया बस। इसी प्रकार से नेक्स्ट है रमेश सेड, रमेश ने कहा आनंद दीजिए गुड बॉय, आनंद एक अच्छा लड़का है, रमेश ने ये कहा। तो जब इसको अपने शब्दों में डायरेक्ट स्पीच इसका हम बनाएंगे तो इसमें ये लिखेंगे कि रमेश, राम सेड, रमेश नहीं राम सेड दैट आनंद, इज का केवल आप बाज कर दीजिएगा और कुछ ही नहीं बदलना, केवल इज का बाज कर दीजिएगा और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हटा करके यहाँ दैट लगा दीजिएगा बस। द गर्ल सेड, लड़की ने कहा आई लाइक सिंगिंग, मुझे गाना पसंद है। तो द गर्ल सेड दैट, लड़की ने कहा कि उसे गाना पसंद है। सी लाइक्ड सिंगिंग, उसे गाना पसंद था। तो लाइक का हमने लाइक्ड कर दिया क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट में।
पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और आई बदल जाएगा लड़की के अनुसार तो सी हो जाएगा, और यहाँ लड़का होता तो यहाँ ही हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके ग्रामर का क्वेश्चन था। इतना ही था इसकी एक्सरसाइज में। एक एक्टिविटी क्वेश्चन और गिवन है जिसे आप स्वयं भी कर सकते हैं। ठीक, तो इसी के साथ ये चैप्टर 14 हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर 15 द ग्लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ इंडिया। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं ग्लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ इंडिया, यानी हमारे देश के जो भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हुए हैं उनके बारे में हम जानकारी करेंगे, और वो कौन से खेल खेलते हैं ये पढ़ेंगे, उन्हें कौन कौन सी अवार्ड मिले इसकी जानकारी लेंगे। ठीक, इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।